Hello viewers, this is Vahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. So today we are going to start fourth one chapter of term second syllabus of 8th class का जो term second syllabus है उसका आपका आज है चौथा चैप्टर यानी that is direct and inverse proportion. Direct and inverse proportion हमारे तीन चैप्टर्स हो गए. आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज हो गया एंड साथ में हो गया आपका क्या कहते हैं मेंसुरेशन एंड तीसरा हो गया एक्सपोनेंशियल पावर्स एंड चौथा आ रहा है अब आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सो लेट्स बिगिन. बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं. यहाँ दो चीजें हैं. इफ यू कैन सी हियर इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. दो चीजें हैं. साइंस में भी आपने पढ़ा होगा इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने वहां चीजें पढ़ी होंगी. पहले हम आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे. डायरेक्ट प्रोपोर्शन लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे आने से पहले यू मस्ट नो व्हाट प्रोपोर्शन इज. आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन क्या होता है. प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल होता है. दो चीजें हैं ना आपके पास, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल. ठीक है ना. आपने एक और चीज पढ़ी है दैट इज रेशो. ओके, रेशो भी पढ़ा होगा. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेशो, क्योंकि प्रोपोर्शन को समझने के लिए आपको रेशो मालूम होना चाहिए. ओके, टू बिगिन विद द रेशो, what ratio is, let me write here division of in simple words. मैं कहूंगा in simple words क्या कहूंगा मैं, division of two quantities. दो क्वांटिटीज का डिवीजन इज कॉल्ड रेशो. दो चीजों को आप डिवाइड करते हैं दैट बिकम्स रेशो. सपोज आप लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3/4, जिसको आप लिखते हैं 3 दो डॉट देते हैं आप ऐसे, लेकिन इसको पढ़ते हैं आप इज टू. क्या पढ़ते हैं? इज टू, जो कि आपने सिक्स्थ में भी पढ़ा एंड सेवेंथ में भी पढ़ा. 3:4 दिस इज रेशो. एंड सिमिलरली वी कैन से 5/9 दैट इज इक्वल टू 5:9. दिस इज आल्सो रेशो. ये भी आपका रेशो है. तो रेशो सिंपल मींस डिवीजन ऑफ टू थिंग्स. व्हेन यू डिवाइड एक क्वांटिटी विद अनदर वन क्वांटिटी, जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं दैट बिकम्स रेशो. ओके, एंड रेशो के बाद है आपका प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल. ओके, देखिए हम कहेंगे अगर मैंने दो क्वांटिटी क्या कहते हैं रेशो लिखी है. एक लिखा है 3:4 एंड लिखूंगा मैं 5:9. ओके, दो रेशो, एक ये एंड दूसरा रेशो ये. चीज को समझिएगा ध्यान से. ओके, काफी आसान है, मुश्किल नहीं है चीजें. रेशो कहा ना मैंने. रेशो क्या होता है? डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज. दो चीजों को आप डिवाइड करते हैं दैट इज रेशो. एंड अब आते हैं हम प्रोपोर्शन पे. क्या होता है? अगर आप ऐसा कहते हैं कि 3:4 बराबर है 5:9 के, दिस इज योर प्रोपोर्शन. इसको आप क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन. ओके, मींस आपने क्या किया, यहां से एक रेशो था एंड यहां से भी एक रेशो था, उसको कंपेयर किया विद द साइन ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी के साइन के साथ आपने दो रेशोज को कंपेयर किया दैट बिकम्स आपका प्रोपोर्शन. ओके, या प्रोपोर्शनल. यानी आपके पास ये एक रेशो है एंड ये दूसरा रेशो है. दो रेशोज को आप लिख रहे हैं कंपैरिजन में, LHS में एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में. दिस बिकम्स योर प्रोपोर्शन. अब डिफाइन अगर करना चाहें तो करना चाहें आप, यू कैन राइट कंपैरिजन ऑफ क्या लिखेंगे आप? कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज विद द साइन ऑफ इक्वालिटी. जब आप दो रेशोज को साइन ऑफ इक्वालिटी से कंपेयर करते हैं ना दैट बिकम्स, क्या बनता है वो? आपका प्रोपोर्शन. यानी एक रेशो दूसरा रेशो साइन ऑफ इक्वालिटी से कंपेयर किए आपने. अभी इक्वेशन भी पढ़ के आए हैं पीछे आप यूनिट फर्स्ट में. तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन. ओके, यहाँ आई है आपका प्रोपोर्शन. ओके, अब चीज को अब आपका है प्रोपोर्शन. अगर इफ यू अंडरस्टूड के रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, आई थिंक आई शुड मूव नाउ टू प्रोपोर्शनल. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनल या हाँ, देखिए एक और चीज मैं भूल गया यहाँ पे. आप इस चीज को ना 3:4 इज टू यानी दो बार इज टू लिखा जाता है 5:9, लेकिन इसको इज टू नहीं पढ़ते. इसको इज टू नहीं पढ़ते हैं. यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे. इसको पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल. 3:4 इज प्रोपोर्शनल टू 5:9.
3:4 इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो 2 बार इज टू आप दे रहे हैं, एक इज टू दूसरा इज टू, इसको पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल टू। इज प्रोपोर्शनल टू या तो लिखते हैं इसकी जगह इज इक्वल टू, या तो इज इक्वल टू लिखते हैं या तो इज इक्वल टू पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं इसको प्रोपोर्शनल। 3:4 इज प्रोपोर्शनल टू 5:9। अब हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड बाय गिविंग एन एग्जांपल। मान के चलते हैं, सपोज एग्जांपल कर रहा हूं ना, मान के चलते हैं, ऐसा करते हैं हम, if if we have 5 family members, अगर हमारे पास 5 फैमिली मेंबर्स हैं। देखिए मैं अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम चीज को रियल, क्योंकि दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये चैप्टर जो है हमारी रियलिटी ऑफ लाइफ जो है उससे रिलेट करता है। हम जो जिंदगी जीते हैं उसी से रिलेट करती हैं इस चैप्टर में सारी चीजें। हमने देखा है डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन वी डोंट नो व्हाट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, हमें ये मालूम नहीं है। अदरवाइज हम डेली बेस्ड एक्टिविटीज में ऐसा करते रहते हैं, बिजनेसमैन हो या कोई आम आदमी हो, वो ऐसा करते रहते हैं। चलिए मैंने कहा 5 फैमिली मेंबर्स अगर आपके पास हैं एंड दे नीड, उनको जरूरत पड़ती है 1 kg ऑफ राइस। 1 kg ऑफ राइस, एक टाइम का खाना जो खाते हैं, इट में भी डिनर और लंच, डिनर हो सकता है या लंच हो सकता है। तो 5 फैमिली मेंबर्स को जरूरत कितनी है? ध्यान से सुनिएगा, काफी इजी है। 5 फैमिली मेंबर्स को लग रहा है 1 kg ऑफ राइस। अब क्या होगा, गलती से ऐसा हो गया, यानी 5 फैमिली, 5 क्या कहते हैं फर्द है, 5 सदस्य हैं एक फैमिली के, और उनको लगता है वो 1 kg चावल चढ़ाते हैं तो उनसे उन्हीं 1 kg से उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन किसी दिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि 5 के बदले 5 मेहमान टपक गए। क्या हो गया? 5 को छोड़ो भाई, 7 कर देते हैं, 7 आ गए। कितने आ गए? 7 मेंबर्स आ गए। अब कितने हो गए? 7। अब क्या होगा? 7 मेंबर्स बन गए ना, 7 मेंबर्स हो गए, जो कि एक एक केजी इनको पूरा बराबर आता था 5 फैमिली वालों को। अब सवाल आपसे है, अगर 7 मेंबर्स हो जाएं, क्या आप मुझे कहें क्या 1 केजी चावल जो खाते थे 5 लोग, क्या उनके लिए वो काफी है? नहीं, इन नो वे काफी नहीं होगा, क्योंकि कम पड़ जाएगा। भाई 5 लोग खाते थे 1 केजी, अब 7 हो गए, तो 7 लोग उस 1 केजी चावल को नहीं खा सकते हैं। उनके लिए वो कम पड़ेगा, थोड़ा सा उनको 1 कप 1 गिलास एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, फिर जाके उनका गुजारा होगा। हम ऐसा करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या चीज है, यानी 7 मेंबर हो गए ना, वहां से चावल की जो क्वांटिटी थी वो आपको इंक्रीज करनी पड़ी, 1 कप आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ा। 1 कप मान के चलते हैं अब डालना पड़ा 1.2 केजी। 1.2 केजी मीन 1 किलो 200 ग्राम डालना पड़ा। सपोज करके चलते हैं 1 किलो 200 ग्राम डालने पड़े अब चावल इनको। तो मतलब है कि आपने यहाँ से इस मेंबर यानी मेंबर्स को बढ़ाया, सदस्य को इंक्रीज किया, तो वहां से आपको चावल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं, इसको आप x एज्यूम करते हैं, इसको आप y मान के चलते हैं। ओके, अगर आप इसको x क्वांटिटी मान के चलते हैं, इसको y क्वांटिटी मान के चलते हैं। अब यहाँ से रेशियो, मैं आपको प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझा रहा हूँ। तो आपने क्या किया, x को इंक्रीज किया। x को क्या किया? इंक्रीज। कैसे किया? 5 से आपने 7 को बना दिया। किसको? x को, यानी 5 लोग थे 7 बना दिए। एंड वहां देखो y भी इंक्रीज हो गया। y कहां से इंक्रीज हो गया? 1 था एंड 1.2 हो गया, 1200 ग्राम कह सकते हैं, यानी 1 kg एंड 200 ग्राम बना दिया। तो आपने क्या किया, x को अगर इंक्रीज किया, 5 से 7 बना रहे हो, तो y को भी इंक्रीज किया, 1 से 1.2 बनाया। इसको किया नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं किया, ये हो गया नेचुरली, ऑटोमेटिकली हो गया। क्या हुआ? इसका इफेक्ट उस पे पड़ा, एक्स का इफेक्ट उस पे पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है पड़ेगा भाई। लोग जब 5 लोग खाते हैं 1 केजी राइस, वहां 7 कर दो, 5 के बदले में आप 7 करके देखो, 5 के बदले में 8 करके देखो, लेकिन और क्यों, अब 8 लोगों को 1 केजी चावल थोड़ी ना बराबर होंगे, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपको नेचुरली आपका लॉजिक क्या कहता है, आपकी हमारी अकल क्या कहेगी भाई, हम तो सोचेंगे घर का जो हेड होगा वो हमारी माँ जो होगी घर में, वो तो कहेगी ना भाई मेहमान आए हुए हैं, इनके लिए थोड़ा सा 200-300 ग्राम या 1 या 1.5 कप 2 कप चावल एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा आज कुकर में। तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट उस पर पड़ गया।
यानी यहां इंक्रीज कर दिया आपने, यहां इंक्रीज किया, वहां इंक्रीज हो गया, समझ रहे? यानी यहाँ इंक्रीज किया आपने, इधर इंक्रीज, लोगों को इंक्रीज किया, उधर चावल इंक्रीज हो गए खुद ब खुद। अब मान के चलते हैं 5 के बदले में 10 कर दिया आपने, लोग 10 लोग, 5 मेहमान, 5 घर वाले हैं, लेकिन 5 मेहमान आ गए, ठीक है भाई, कहीं आ गए मामू मामी वगैरह आ गए, 10 हो गए, ठीक है ना। 5 लोग थे, अब 5 से क्या हो गए भाई, 10 लोग हो गए। लेकिन आप जाहिर सी बात है, आपकी अकल क्या कहती है, ये तो एक आम इंसान भी कहेगा, कोई अनपढ़ भी है, जरूरी नहीं है वो 8th का मैथ पढ़ने वाला हो, आप किसी भी इंसान से सवाल कर दीजिएगा, उसको कहो कि अगर 5 किलो 5 लोग 1 किलो चावल खाते हैं, तो अगर हम 10 कर देंगे तो जवाब आराम से देगा, बगैर सोचे समझे कहेगा भाई उनको 2 kg चावल लगेंगे। यानी कि मतलब हुआ कि आप एक चीज को इंक्रीज करते हो, दूसरी चीज इंक्रीज होती है, दूसरी चीज इंक्रीज होती है। इसको कहते हैं जनाब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतना ही नहीं, सिर्फ इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज हुआ वहां भी इंक्रीज हुआ, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, एक और चीज है इसमें, 2 चीजें हैं आपके पास कुल मिला के। जैसे यहाँ इंक्रीज किया, अब इसी को हम ले जाते हैं ना आगे। मान के चलते हैं, अभी मैं टीचर हूं, मैं अपनी बात करूंगा, मान के चलते हैं मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 20 स्टूडेंट। एंड 20 स्टूडेंट्स आर अर्निंग, 20 स्टूडेंट्स जो है उनसे मुझे अर्निंग होती है कितनी, मान के चलते हैं वो हो रही है 20,000। कितनी हो रही है? 20K लिख रहा हूँ, के स्टैंड फॉर 1000। अगर 20 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, 20 बच्चों से मुझे अर्निंग हो रही है कितनी? 20,000। लेकिन अब हुआ ऐसा कि 4-5 बच्चे चला गए कहाँ पे भाई, 4-5 बच्चे चला गए कहीं पिकनिक पे, सैर सपाटे पे, यहाँ या उन्होंने शिफ्ट कर दिया, ट्यूशन सेंटर ही चेंज कर दिया। अब बच गए मेरे पास कितने स्टूडेंट्स? 15 स्टूडेंट। अब आपकी अकल क्या कहती है? आपकी छोड़ो भाई, आप लोग तो 8th में पढ़ते हैं, 8th वाले स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको तो जाहिर सी बात आप जवाब देंगे। मैं अगर किसी से भी पूछूं, अनपढ़ इंसान से भी पूछ लूं, अगर मैं 10-20 स्टूडेंट मेरे पास है, 20 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 20,000 कमाता हूँ। लेकिन अगर 15 हो गए, 20 के बदले में अब कितने हो गए? 15 बच्चे हो गए, तो 15 बच्चों पे कितना कमाऊंगा? जाहिर सी बात है वो कहेगा भाई थोड़ा सा पैसा कम हो जाएगा, यानी 15 बच्चों को मैं कमाऊंगा कितना? डायरेक्ट 15,000। तो क्या हो गया? बच्चे कम हुए, पैसा भी कम हो गया। बच्चे मान के चलते हैं इनको 5 बना दिया, 5 स्टूडेंट्स हो गए, और वहां पे अर्निंग कितनी होगी? 5 की होगी। यानी जो जो आप क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, आपको जो पैसा मिल रहा था, रोकड़ा मिल रहा था, मनी मिल रहा था, वो भी कम होता गया। इसका मतलब क्या? ये भी इनको भी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अगर आप डिफाइन करना चाहें, क्या समझेंगे? मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि आप खुद, मुझे ऐसा, अब आई होप कि आप खुद लिख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। और बड़ी बात है, आपको अगर समझ आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, तो जरूरी नहीं कि डेफिनेशन आप लिखें। क्या अब याद क्या रखेंगे इन सिंपल वर्ड्स में? आप क्या इसका क्रक्स निकालेंगे? क्रक्स ये निकालेंगे, इफ यू हैव टू क्वांटिटीज, इफ यू हैव टू क्वांटिटीज, मैं आप बोलूंगा, लिखने की जरूरत, आप खुद लिख देंगे, मैंने आपको समझाना था समझा दें। मैं आपको बोलूंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इफ यू हैव टू क्वांटिटीज से एक्स एंड वाई, आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं, एक्स है और वाई है। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी अफेक्ट्स द इंक्रीज इन अनदर क्वांटिटी। क्या समझ रहे? एक क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो उससे इफेक्ट पड़ता है, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ बोला मैंने, 5 फैमिली खाते थे, 5 मेंबर खाते थे 1 kg चावल, 10 कर दिए भाई, उनको 2 kg लग गए, तो इंक्रीज हुआ, इधर से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, उधर से भी, इधर से क्वांटिटी को इंक्रीज किया आपने, उधर से हो गई, करना पड़ा नेचुरली, ऑटोमेटिकली। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वही कह रहा हूं, अगर 2 क्वांटिटीज है आपके पास, एक्स और वाई है, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, दूसरी इंक्रीज होती है। अगर एक को डिक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ डिक्रीज किया मैंने, 20 स्टूडेंट 15 5, अगर एक को डिक्रीज करते हैं, दूसरी भी डिक्रीज होती है, वहां से पैसा आपको कम मिलेगा, वहां से पैसा, अगर 20 स्टूडेंट 20,000, वहां से देखो यहाँ से कम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यहाँ से फीस भी कम होती जा रही है, उनसे अर्निंग भी कम होती जा रही है। ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस चीज को आप कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ आ गया हो। अब इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन हम आपको अभी समझाने वाले नहीं है, बिकॉज
इनवर्स प्रोपोर्शन इज आफ्टर द फर्स्ट एक्सरसाइज। जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है वो आपका सेकंड एक्सरसाइज में आता है, एंड सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ही हम आपको इनवर्स प्रोपोर्शन समझाएंगे। अभी हम समझेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। आते हैं हम एक्सरसाइज 11 सॉरी 12 पॉइंट, आई थिंक 12 है, यस, एक्सरसाइज 12.1। ओके, एक्सरसाइज 12.1 क्या कहता है? एक चीज मैं भूल गया, एक चीज मैं भूल गया आपको बोलना। मैंने क्या कहा था, यहाँ से देखिए 5 मेंबर से आपके पास, अभी फिर से आई विल टेक यू बैक टू द टॉपिक, वहीं ले जाते हैं। 5 मेंबर से आपके पास, 5 मेंबर्स को कितने लगते हैं? 5 मेंबर्स को लगता है 1 kg राइस, एंड अब 10 को लगेगा कितना? 10 को लगेगा 2 kg। ओके, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। 15 को लगेगा भाई कितना? 3 kg। ओके, अब मैंने इसको कर दिया ना, मैंने कहा था 20 स्टूडेंट्स आपको कितना पैसा देते हैं? 20 के, एंड यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स कितना देते हैं? 15 स्टूडेंट्स 15 के देंगे, एंड 5 स्टूडेंट्स कितना देंगे? 5 के। ओके, ये है। अब यहाँ जरा एक चीज चेक करते हैं हम, ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई मान के चलिए। एक्स आप इसको कह रहे हैं मेंबर्स को, एंड वाई वहाँ आप राइस को कह रहे हैं, ठीक है ना? देखिए अब क्या होगा, ऐसा होगा, अगर आप चेक करेंगे इसका इसके साथ रेशो क्या बनता है। रेशो, अभी रेशो समझा क्या है हम? रेशो यानी डिवाइड करना 5/1, जो कि बनेगा 5:1, 5:1। इसका इसके साथ चेक करिएगा, 10/2, 2 1 2, 2 5 10, ये आएगा 5:1। एंड इसका इसके साथ चेक कीजिएगा, 5 डिवाइड बाई 3 है, 3 1 3, 3 5 15, यहाँ कितना आएगा? 5:1। देखिएगा सेम आ रहे हैं तीनों, यहाँ भी चेक करते हैं। 20/20 होगा 1:1। 15 अपान इसके साथ करना है ना रेशो आपने, 15/15 भी 1:1, यानी 21 20 15 1 5/5 भी होगा 1:1। 1 है यहाँ पे, देखो तीनों में यहाँ डिक्रीज हुआ रेशो से, इंक्रीज हुआ रेशो से, यानी कि ऐसा यहाँ से निकलता है, आप कहेंगे two quantities x and y are said to be in proportion। दो क्वांटिटी, दो चीजें x और y को आप प्रोपोर्शन में तब कहते हैं जब एक चीज इंक्रीज होती है, उसके इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज होती है, सच दैट, और इस तरीके से इंक्रीज होते हैं कि रेशो बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज, रेशो जो होगा दो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज, कॉरस्पॉन्डिंग यानी इसके सामने ये, इनका रेशो जो होगा वो इक्वल होगा। इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो एक के साथ, इसका रेशो इसके साथ, सारों का इक्वल होगा। देखो अभी मैंने किया, रेशो सारों का इक्वल, रेशो सारों का इक्वल, इंक्रीज हो रहे हैं, रेशो इक्वल, डिक्रीज हो रहे हैं, रेशो इक्वल, यही कह रहा है। Two quantities x and y are said to be in proportion if they increase together। सीधा, if they increase in together or decrease in together in such a way, इस तरीके से that the ratio of their corresponding values remains constant, remains same। ओके, आते हैं अब हम आगे की ओर। पहली एक्सरसाइज आपकी कहती है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे? कहता है फॉलोइंग आर द कार, आपके पास कार के पार्किंग चार्जेस हैं 4 आवर्स, 4 आवर्स बराबर है, इसको कितना टाइम? ₹60। 4 के बदले 4 के बाद है 8 आवर्स को लगते हैं ₹60 के बाद 100। 12 आवर्स के लिए पे करना पड़ता है कितना? 12 आवर्स के लिए 140 पे करना पड़ता है कितना? ओके, 24 के लिए 180, 24 आवर्स के लिए पे करना पड़ता है 180। ओके, पार्किंग चार्जेस की बात हो रही है, पार्किंग है जहाँ पे गाड़ियों को पार्क करते हैं। ओके, अब यहाँ पार्किंग चार्जेस दिए हैं विद टाइम, यानी आपको 60 रुपए पे करने पड़ते हैं अगर आप अपनी गाड़ी को 4 घंटे पार्क में रखते हैं, यानी एक पार्किंग है, पार्किंग में अगर आप पार्किंग में 4 घंटे अपनी गाड़ी को रखते हैं 60 रुपए देने, अगर 8 रखते हैं 100 देना है, 12 रखते हैं तो 140 देना है, 140 देना, अगर 24 घंटे रखते हैं तो 180 देना है। अब हमने कहना है इज द पार्किंग टाइम
in direct proportion? Is the parking time in direct proportion with time? क्या with charges? क्या जो पार्किंग टाइम है वो चार्जेस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? हम ऐसा करेंगे, हम चेक करेंगे रेशो, हम करेंगे 4/60, 60/4 भी कर सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। 4/60 होगा 1/4, 1/4, 4 15 आएगा 1:15, क्या आएगा 1:15। अब इसका करिएगा 8/8 है कितना, 8/100। आपने रेशो चेक करना है ना, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 2 2 4 8 25, यहाँ कितना है 2:25, यानी यहाँ कितना आया 1:15, यहाँ आया 2:25। अब तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ रेशो एंड यहाँ रेशो डिफरेंट है। पीछे क्या आया था, हमारे पास सेम रेशो आए थे सारे, चाहे इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, रेशो आपका सेम आया था। तो यहाँ रेशो डिफरेंट आ रहा है, यहाँ 1:15 आ रहा है, यहाँ 2:25 आया, यानी रेशो डिफरेंट है। तो अभी मैंने कहा कि इंक्रीज अगर हो डिक्रीज अगर हो, लेकिन उनका रेशो जनाब, दो क्वांटिटीज का रेशो सेम रहना चाहिए। जो एक में आया वही सारों में रेशो आना चाहिए, फिर जाके वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लिखेंगे। देयरफॉर parking charges are not in direct proportion with parking time के साथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, अब है इसका दूसरा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment and 8 parts of the base to the following table। अभी हमें टेबल बनाना है। ओके, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट यहाँ लिखेंगे हम, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड दूसरा क्या है, पार्ट ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ बेस। क्या क्या दिया है आपका, 1 8, 1 8, बस इतना ही दिया हुआ है आपके पास। 4 ऊपर से दिया है, 4 है, 7 है, 12 है, 20 है, 12 एंड 20। ओके, ये है आपका सोल्यूशन। आप अपना सोल्यूशन शुरू कर दीजिए। क्या कहता है आपके पास, देखिए आपने देखा होगा हम जो पेंट करवाते हैं अपनी दीवारों को, अपने घर को, अपने मकान को, हम जो पेंट करवाते हैं, आपने देखा होगा क्या कहते हैं, हम उसमें कलर डालते हैं, जो भी कलर हमने निकालना होता है उसमें हम कलर डालते हैं। किस में, जो प्राइमर होता है, बड़ा बॉक्स जो होता है, बड़ी बकेट होती है, उसमें आप क्या डालते हैं, जो भी कलर आपने पेंट करवाना हो वो कलर आप उसमें डालते हैं, तो यानी व्हाइट कलर बन के आता है, व्हाइट ही प्राइमर होता है, उसमें आप जो भी कलर आपको जरूरत होती है वो कलर डालते हैं, तो वो कलर आपके पास बन जाता है। तो वही है आपका रेड पिगमेंट, रेड कलर मिक्स हो जाता है 8 बेसिस के साथ, 8 बेसिस के साथ। अब कुछ भी मान लें आप, यहाँ रेड कलर, रेड पिगमेंट जो है 8 बेसिस के साथ मिक्स अप हो जाता है। यहाँ ये पहले कहा है, यहाँ पे ये कहा रेड पिगमेंट 8 बेसिस के साथ मिक्स अप हो जाता है। ये रेड पिगमेंट 8 बेसिस के साथ मिक्स अप हो जाता है। आपने बोला 4 कितने के साथ, 7 कितने के साथ, 12 कितने के साथ, एंड वो 20 कितने के साथ। हम देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे 1/8 है ना, क्योंकि रेशो होता है भाई आपका। 1/8 इज इक्वल टू, आगे क्या बना दिया, 4, 4 बनाया ना, 1/8 इज इक्वल टू 4 बनाया। शायद कहा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। फाइंड द पार्ट्स, हाँ ठीक है, प्रोपोर्शन में। अब 1 को बना दिया इसने क्या, 4, 8 को भी बना दिया। 1 को 4 किससे बनाएंगे, 1 को 4 बनेगा जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 8 को भी 4 से करेंगे तो 32। यहाँ आपका आना चाहिए कितना, 32। ओके, एंड उसके बाद क्या है, 7 बना दिया, 7 बनाया। 1 को कैसे 7 बनाया, मल्टीप्लाई किया किससे भाई, 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 7, अब 8 को भी 7 से करेंगे, 8 को 7 से करेंगे तो आपका आएगा कितना, 56। एंड वहां कितना है, वहां है 12। अब 1 को 12 बनाया, किससे भी 12 से मल्टीप्लाई किया। 1 इसी को देखे ना, आपने अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा हो तो आपको बराबर पता चलेगा। चलिए 1 को 12 बनाया, 12 से मल्टीप्लाई करके, अब 8 को भी 12 से बनाएंगे, 12 ये आएगा 96। एंड अब 1 को बनाया 20, क्या बनाया 20। 8 को भी 20 बनाना, 8 को 20 किससे बनाएंगे भाई, 8 को भी
1 को 20 बनाया मल्टीप्लाई करके 20 से, 8 को भी मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 8 टू 160, ये आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या हमने ठीक लिखा या गलत लिखा, अभी हम कहते हैं हमने ठीक लिखा है। देखिए कैसे, हम रेशो सबका चेक करते हैं। सर ये जी रेशो चेक, ये क्या है 4/32, 4/32, 4 1 4 4 8 क्या आया फिर से 1:8। अभी चेक करो 7/56, 7 1 7, 7 8 56 क्या है 1:8। करो जी उसका भी, अब यकीन हो गया होगा क्या आएगा 96, 12 1 12, 12 8 96 हो गया 1:8। उसका भी आएगा 21 20, 0 0 कैंसिल कर लो फिलहाल, 2 1 2 2 8 16 1:8। तो ये हो गया आपका क्या, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है 3 में आपको क्या कहा है, 3 में कहा है क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व करना। लेकिन कैसे सॉल्व करना अभी हम आपको दिखाते हैं। 3 में कहता है इन क्वेश्चन 2 अबव इफ पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर एक रेड पिगमेंट को, एक ही है ना, एक ही को, हाँ, अगर एक रेड पिगमेंट को 75 मिलीलीटर लगता है, एक रेड पिगमेंट लगता है 75 मिलीलीटर में मिक्स अप हो जाता है। एक रेड पिगमेंट कितने में 75 मिलीलीटर में। आपने कहना है 1800 मिलीलीटर में कितने पिगमेंट्स लगेंगे, यहां रख रहे हैं हम ऐसा, समझ गए, या इसको ऐसे लिखें 75 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 पिगमेंट एंड अब 1800 मिलीलीटर इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग, नहीं दिया। अब देखो हम आपको शॉर्टकट बहुत आसान तरीके से, अभी यहाँ क्या किया आपने, रेशो चेक कर रहे थे, अगर ये ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ देखिए रेशो बन रहा है, आपने पढ़ा ना भाई एक्स और वाई इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होने चाहिए कि रेशो उनका सेम रहना चाहिए, एंड होता है। और ये कहा ये प्रोपोर्शन में, ये कहा प्रोपोर्शन में। चलिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इनका रेशो बनाएंगे, क्योंकि ये चीज फाइंड करनी है ना, यहाँ ये फाइंड करना है, यहाँ इनका रेशो होता है, यहाँ इनका रेशो होता है। अभी हमने दिखाया कैसे होता है रेशो। अभी इसके इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी हमने रेशो बताया कि कैसे पार्किंग चार्जेस भी कर रहे हैं। यहाँ देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ बन रहा है ना, रेशो बन रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सपोज करेंगे, लेट ये सपोज करेंगे हम, लेट सॉल्यूशन, let the number of red pigments, let the number of red pigments, let the number of red pigments required are x। रेड पिगमेंट जो आपको चाहिए वो कितने हैं, बी एक्स भी लिख सकते हैं, बी एक्स लिख लें, कितने हैं एक्स, एक्स पिगमेंट आपको जरूरत है। मैंने कहा आपको रेशो बनाना है, चलिए देयरफॉर द रेशो या द प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, देयरफॉर the question becomes therefore the proportion, therefore क्या कहते हैं जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अब देखिए रेशो बनाए आप, therefore क्या आएगा 75/1800, वहीं से देखिए वहीं चीजें लिख लीजिएगा फिर आप रेशो बनाए, इज इक्वल टू 1/, इसकी जगह मैंने कहा, इसकी जगह आपने क्या सपोज किया, अभी वो सब यही क्या था, रेड पिगमेंट फाइंड करने थे, लेकिन इसकी जगह आपने कहा रेड पिगमेंट क्या है भाई एक्स है। चलिए जी यहाँ से कर दीजिएगा आगे। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 75 को x इज इक्वल टू बीच में होता है, इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, इसको करते हैं इससे, दैट इज इट, इज इक्वल टू 1800 को 1 से 1800, x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय ये 75 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, उधर जाएगा डिवाइड में, ओके x इज इक्वल टू यहाँ करो जी इसको डिवाइड, 1800 को किससे डिवाइड करना है आपने, 1800 डिवाइड बाय 75, 2150 बचा आपका 300, 75 कितने जार, 2 को 150, 2 हो गया 150 एंड 4 हो गया कितना आपका 300। चलिए जी कितने जरूरत पड़ते हैं आपको 24 पिगमेंट्स की जरूरत है आपको। काफी आसान क्वेश्चन, देयर इज नो इशू, कोई मसला नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, हाँ वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप कि अगर आपको देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें समझ आई होंगी ना, तो काफी आसान है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी हो, एग्जांपल हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, क्या कहता है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक fills 840 बोतल्स फिल अप की जाती हैं
कितने में? 840 बॉटल फिल अप की जाती हैं 6 आवर्स में। 6 आवर्स या 6 आवर्स लिख दो आप, ठीक है ना। 840 बॉटल 6 आवर्स में फिल अप होती है। आपने बोलना है कितनी बॉटल्स 5 आवर्स में फिल अप होंगी। 5 आवर्स दिया है यहाँ पे, यहाँ ये फाइंड करना है, वही सेम चीज पिछली चीज। तो मैंने क्या कहा, जो फाइंड करना है पहले ये बनाया करेंगे, इससे आसानी होती है। अब ये सपोज करेंगे हम, लेट, ये क्या है? बॉटल। हम सपोज करेंगे लेट, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का, लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स पैक्ड इन 5 आवर्स, 5 घंटों की बात है ना, बी एक्स, मान के चलते हैं एक्स बॉटल्स पैक होती है, एक्स बॉटल, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल। अब चलिए आएगा, देयरफॉर बना लो जी, 840 इधर ही लिखो, आगे पीछे भी कर सकते, इसमें कोई मसला नहीं होता है। 840 डिवाइड बाई ये तो या वो नीचे वाला डिवाइड बाई, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। 840 डिवाइड बाई, इसकी जगह क्या सपोज किया आपने अभी, ये एक्स इज इक्वल टू 6/5। ओके, करो जी मल्टीप्लाई। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, 840 से। x को 6 से आएगा 6x, इस x को 6 से आएगा 6x। 840 को 5 से, 5 0 0, 5 4 20, 5 8 40 और 2 42, ये हो गया। x इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 700। कितनी बॉटल्स पैक हो सकती है? 700 बॉटल्स पैक हो सकती हैं। कितने घंटों में पैक हो सकती है? 5 घंटों में। क्यों? क्योंकि 6 घंटों में कितनी पैक हो रही है? 840। कैसे निकालते हैं भाई? रेशो बनाया, प्रोपोर्शन में चीजें लिख दी, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपसे कहता है, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स। समझिएगा, एज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए थे वैसा ही है। यानी 50,000 टाइम्स बैक्टीरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है, एनलार्ज होता है, अटेन्स ए लेंथ ऑफ, उस समय अगर 50,000 टाइम्स बैक्टीरिया इंक्रीज होता है, ये क्या कहते हैं, हाँ इंक्रीज होता है, एनलार्ज होता है, तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? यानी अगर आप बैक्टीरिया 50,000 टाइम्स इंक्रीज होता है, एनलार्ज होता है, तो उसकी लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स 5 सेंटीमीटर। एंड what is the actual question says what is the actual length of the bacteria if the photograph enlarged 20,000 times। अब आपने क्या कहना है? अगर बैक्टीरिया 20,000 टाइम्स इंक्रीज किया, एनलार्ज किया, what is the actual length of the bacteria। अब यहाँ से maybe I think you may guess what will be the length of the bacteria if it enlarged 20,000 times। I think आप guess कर सकते हैं। लेकिन देखिए पीछे के जो क्वेश्चंस किए, मैंने आपको कहा जो चीज आपको सपोज, जो चीज आपको फाइंड करनी है, आप रेशो बनाते हैं, रेशो से आपके पास वो चीज निकल जाती है। 50,000 का रेशो उसके साथ बना लीजिए, एंड यहाँ से 50,000 का रेशो या इसके साथ बनाइए या उसके, अब जैसे आप चाहे वैसे आप कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से आप निकल सकता है। हमने क्या निकालना? लेंथ निकाली। हम सपोज करेंगे सोल्यूशन में, आपका सोल्यूशन लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया मान के चलते हैं बी एक्स सेंटीमीटर। आपने कितना माना? एक्स सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो रेशो दिया है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। हमें बराबर, हमारे पास दिया क्या है, हम लिखेंगे 50,000 डिवाइडेड बाई, आप चाहे तो इसका रेशो उसके साथ बना सकते हैं, चाहे तो इसका रेशो इसके साथ बना सकते हैं, जैसे आपको चॉइस है, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर भी निकलेगा। आप लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 5, 50 डिवाइडेड बाई 5, वहां रेशो निकालेंगे, इज 50 नहीं, 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ से 20,000 डिवाइडेड बाई एक्स आपके पास निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे आप x ऊपर रखें या नीचे रखें, लेकिन उस केस में अगर आप x अपान 2000 कर रहे हैं, यहाँ करना है 5 अपान 50,000, ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो आएगा 50,000 x इज इक्वल टू 25,000 कितना होता है? 10,000। कितना होगा? 20,000 है, सॉरी यार, ये आपका कितना है? 20,000। 20,000 5,000 हो गया आपका 1 लाख। ओके, कितना हो गया आपका? 1 लाख, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय, 1 लाख डिवाइडेड बाय ये 50,000 उसके डिवाइड में जाएगा आपका। ओके, ये 50,000 1 जार, 50,000 2 जार, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो होगी वो होगी कितनी आपके पास? 2 सेंटीमीटर।
This is the answer of question number, यानी we can say length of the bacteria will be 2 centimeter if it enlarge 20,000 times. कैसे हम निकालते हैं? आपके पास जो दो चीजें अवेलेबल होती हैं, आप उनका रेशो कीजिएगा, एंड जो चीज फाइंड करनी है उसका रेशो आपके पास जो चीज तीसरी दी है उसके साथ रेशो बनाइएगा. यू विल इजीली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड थिंग. जो भी आपको चाहिए होता है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका हम यहाँ करेंगे, ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है in a model of a ship the mast is 9 centimeter high. मास्ट जो है, मास्ट यानी पिलर, मॉडल ऑफ शिप जो है, मॉडल है शिप का, उसमें 9 सेंटीमीटर जो है, अगर मॉडल यानी जो आपके पास आर्किटेक्चर किया जाता है, किसी जैसे आप घर का आर्किटेक्ट बनाते हैं पहले, यानी आप जितना घर आपका होता है उतना ही थोड़ी आपका पेपर पे होता है, नहीं होता है, उसको मॉडल कहेंगे. जो आर्किटेक्ट अपने घर का बनाते हैं वो उसको आप मॉडल कहते हैं, मॉडल को देख के अपना घर बनाते हैं, वही है. 9 सेंटीमीटर अगर मास्ट है, 9 सेंटीमीटर अगर मॉडल पे है, तो उसकी एक्चुअल हाइट उस समय कितनी होती है? 12 मीटर. कितनी होती है? 12 मीटर. यानी 12 मीटर एक्चुअल लेंथ ऑफ द पोल, एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल अगर 12 मीटर है, कितनी है? एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल आपके पास अगर 12 मीटर है तो वो मॉडल पे 9 सेंटीमीटर होता है. अब लेंथ ऑफ, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर, अगर लेंथ ऑफ शिप कितनी है? 20 मीटर. आपने ये चीज फाइंड करनी है. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ द शिप. आपने बोली है जो मॉडल है शिप का उसकी लेंथ कितनी होगी. हम यही सपोज करेंगे, जो चीज पूछी है आपसे वही सपोज करते हैं. हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ द शिप, मॉडल ऑफ द शिप के मॉडल की लेंथ है कितनी? बी x सेंटीमीटर. कितनी है? x सेंटीमीटर. हो गया ना, x सेंटीमीटर. अब इसके बाद हम रेशो बना लीजिएगा. रेशो क्या बनाएंगे? आप ये फाइंड जो कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका रेशो लिखिएगा. आप लिखेंगे इसका इसके साथ भी बना सकते हैं जैसे आप चाहें. यानी 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर जो मॉडल ऑफ शिप पे मास्ट होता है, मास्ट मींस पिलर, पोल जो होता है. अब देखिए 9 सेंटीमीटर अगर मॉडल पे है वो एक्चुअल में कितना होता है? 12 मीटर. 12 मीटर एंड इज इक्वल टू वहां कितना है आपका? 28 x अपान 28. ये होगा x अपान 28. अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप. यहाँ मीटर है, ओके, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर लिख लीजिए. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 12 सेंटीमीटर, नहीं 12 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 12 मीटर आएगा. 12 मीटर, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 मीटर. अब देखिए यहाँ एक और चीज़ है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इसका क्या मसला है? ये 12 मीटर है ना. अब यहाँ आप यूनिट को मिटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है. वरना यहाँ आप ये यूनिट पढ़ के आए हैं, पीछे से आप पढ़ के आए यूनिट भी आपने. यहाँ अगर यूनिट नहीं आप मिटाएंगे, देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा. वो चीज़ हम बोलेंगे, लेकिन पहले हम फाइंड करेंगे. 12 ये होगा 12 x इज इक्वल टू 9 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. 8 9 72, 2 9 18, 8 9 हो गया 72, 2 9 हो गया 18 और 7 हो गया कितना? 25. 250. x इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई कितना आया आपका? डिवाइडेड बाई आ गया आपका 12. अब चलिए जी इसको डिवाइड कीजिएगा. ये कितना आता है आपका? ये आता है यहाँ से आपका रह रहा है 12 1 12, 12 2 24, 12 1 12. x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. सो एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप जो होगी मॉडल पे वो होगी 21 सेंटीमीटर. काफी आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. अब आपका रहा है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 भी सेम होगा, उसमें भी यही चीज फाइंड करनी होगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है Suppose 2 kg of sugar contain 9 into 10 raised to power 6 crystals. क्या 9 into, यानी आपके पास शुगर है, 2 kg शुगर है, उसके पास उसमें 9 into 10 raised to power 6 crystals. क्रिस्टल यानी जो से वो खांड के दाने जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वो पार्टिकल्स जो होते हैं खांड के. यानी 2 kg में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2 kg में 9 into 10 raised to power 6 होते हैं, यानी 90 लाख हो जाएगा. जब इसको जीरोस खोलेंगे हो जाएगा 90 लाख.
तो आपने बोलना है 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, ये हो गया आपका पहला पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में आपने कहना है 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। दो तरीके हैं आपके पास। मैंने शायद आपको दूसरा तरीका नहीं कहा, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, हम उसी तरीके से इनको करेंगे। चलिए हम सपोज करें, पहले 5 kg है ना, फर्स्ट पार्ट है, हम सपोज करेंगे लेट the number of crystals in 5 kg शुगर, 5 kg शुगर में आप मानते हैं कितना है, बी एक्स मान के चलते हैं, कितने हैं, एक्स है 5 kg शुगर में, कितने 5 kg शुगर में आपके पास एक्स क्रिस्टल है। अब यहाँ से रेशो बनाइए, इसका इसके साथ रेशो बनाइए या इसका इसके साथ, हम इसका इसके साथ बनाएंगे, बात एक ही है, जैसे आप करना चाहें। हम लिखेंगे 9 देयरफॉर 9 into 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, उसमें वो कितने में होते हैं, 2 kg में, यानी 2 kg में 9 into 10 रेज़्ड पावर 6 क्रिस्टल्स होते हैं। हमने यहाँ रेशो बनाना है, बराबर है आपका किसका, 5 kg। अब 5 कहाँ है, 5 आपका kg यहाँ रख रहे हैं, तो 5 आपने नीचे, अब यहाँ देखना है, यहाँ kg कहाँ रखा है, वहां भी वहीं रखेंगे, दूसरी तरफ भी वहीं रखेंगे, और ऊपर आपने सपोज क्या किया है, एक्स क्रिस्टल्स होते हैं, 5 kg में एक्स क्रिस्टल्स एंड 2 kg में इतने क्रिस्टल्स होते हैं। चलिए कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये 90 लाख है ना, 90 लाख, ये 90 लाख आएगा, कर लेते हैं इसको, जीरो खोल लेते हैं, यानी 6 जीरो देने हैं ना 9 के साथ, आपने 4 तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट, कर लीजिएगा, 5 9 जार 45, 5 9 जार 45, आगे और कितने जीरो, 6 जीरो एज इट इज, 6 जीरो आप एज इट इज देंगे, इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 इधर आएगा, हम लिखेंगे 45 के साथ 6 जीरो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये कितना होगा आपके पास, ये बनेगा 2 1s are 2 22s are 222s are हो गया कितना आपका, 222s are हो गया आपका 44, बाकी बचा 1, 2 5s are 10, 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 कितना आता है, 22 लाख 50,000, 22 लाख 50,000 आता है, यही आता है ना, 22 5 2 5 are 10 हो जाएगा, इसके साथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, अच्छा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, कितने आते हैं इसमें, इज इक्वल टू एक्स। तो हम कह सकते हैं 5 kg शुगर में 22 करोड़ 50 लाख आएगा क्या, जरा देखते हैं, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ नहीं, 2 करोड़ 25 लाख, 2 करोड़ 25 लाख क्रिस्टल्स होते हैं। अब कितने कितने केजी में, कितने केजी में आपके पास, यहाँ 90 लाख होते हैं ना, 90 लाख कितने केजी में होते हैं, 2 केजी में, 90 लाख, क्या ये डिवाइड ठीक किया मैंने, 9 के साथ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 9 5 are 45, 1 2 3 4 5 6, 44 1 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5, 2 करोड़ ही आएगा, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 2 करोड़ 25 लाख क्रिस्टल्स होते हैं, किसमें, 2 करोड़ 25 लाख क्रिस्टल्स होते हैं 5 kg शुगर। आप इसको चाहे, अब आगे इसको आप लिख भी सकते हैं, 225 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5, ऐसा बना सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, वरना अगर आप चाहें इसको और एक्सपोनेंट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी क्रिस्टल्स आर देयर इन 1.2 kg ऑफ शुगर, अब आपने कहना है कि 1.2 kg ऑफ शुगर अगर है उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। चलिए जी क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, हम उसको भी सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स किसमें, इन 1.2 kg शुगर बी एक्स, मान के चलते हैं कितने क्रिस्टल्स हैं उसमें, एक्स है।
चलिए अब बनाते हैं। अगर उसमें x क्रिस्टल्स हैं, हम अब इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ से रेशो। हम लिखेंगे देयरफॉर, जो आपके पास दिया है उसका रेशो बनाएंगे, वही सेम सेम एज इट इज। 90 इंटू 10�6, ये चीज दी है 2 kg में होते हैं, इज इक्वल टू x अपान कितने में 1.2। 1.2 है यहाँ से 1.2। चलिए ध्यान रखिएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा। अब 1.2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस सारे से। पहले इसको लिखेंगे 90 लाख, 90 लाख है ना, ये बन गया 90 लाख। एक और है 6 0, 1 2 3 और 3 6, 90 लाख इंटू 12 अपान 10 आएगा, 12 अपान 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 1.2 है, 1.2 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है ना इस पूरे से, तो पॉइंट खत्म कर दिया आपने, डेसिमल खत्म कर दिया, लेकिन नीचे जीरो लगता है, ये जीरो एंड ये जीरो हो गया आपका कैंसिल। x इज इक्वल टू, x बराबर है क्या आएगा 90, इसके साथ 5 और 0 इंटू 12, ऐसे ही रखेंगे, ये 2 उधर ले जाएंगे हम डिवाइड में, 2 1 2 2 6 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 6 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 6 9 54 के साथ 5 0, 54 के साथ 5 0, ये आएगा आपके पास। इतने क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास किसमें, यानी 5,40,000 नहीं, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 54 लाख क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास 1.2 kg शुगर में। 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होते हैं, 54 लाख। इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 54 इंटू 10⁵, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं काफी आसान है, लेकिन इनमें आपके पास मैंने एक ही चीज कही, आपने अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ आ गया होगा तो काफी आसान रहेगा ये, क्योंकि आपने रेशो बनाना है, रेशो बनाना, जो चीज दी है उसका रेशो बनाना है, उसका रेशो बना दिया, क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है ना, ये 12.1 है ना कि 12.2 है, गलती से हो गया 11 पॉइंट, लेकिन ये 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है Razia has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. Razia के पास मैप है। Razia has a map representing 1 centimeter in which 1 centimeter is represented by 18 km. Sorry, in which 18 kilometer is represented by 1 centimeter. यानी 1 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल डिस्टेंस कितना, 18 किलोमीटर। यानी अगर 18 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है मैप पे 1 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर आपने स्केल पढ़ा हो, स्केल होता है ना, स्केल अगर आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में होता है स्केल। व्हाट इज स्केल? स्केल मीन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप, जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में। क्योंकि आपको अगर मैप बनाना है रोड का मैप बनाना है, यहाँ से दिल्ली का मैप, जैसे आपका इंडिया का मैप होता है कितना, इतना सा होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है इंडिया का मैप। लेकिन ईस्ट साउथ से लेके नॉर्थ तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक उतना ही थोड़ी ना होता है, तो उसी को कहते हैं स्केल। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक उस डिस्टेंस को कम करके रखा है, मैप पे कम रखा है, लेकिन वो किसी हिसाब से मेजरमेंट से रखा होता है, लिखा जाता है 1 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 1 मिलीमीटर, या कभी 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया जाता है 1 सेंटीमीटर से, तो उसी को आप कहते हैं स्केल। अब 18 किलोमीटर अगर एक्चुअल डिस्टेंस है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 सेंटीमीटर से। तो आपने कहना है 77 किलोमीटर के लिए कितना 77 किलोमीटर के लिए कितना मैप बनेगा। यानी 77 किलोमीटर अगर एक्चुअल डिस्टेंस है, तो मैप पे उसको कितना रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है, 18 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 77 के लिए कितना सेंटीमीटर लगेगा, कितने सेंटीमीटर स्केल पे रखना पड़ेगा। हम इसको सपोज करेंगे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, let the distance covered in the map, let the distance for 77 kilometer on the map be x सेंटीमीटर। मान के चलते हैं कितना है, x सेंटीमीटर। यानी हमने सपोज किया, we suppose that the distance of 77 kilometer on the map is represented by x centimeter. Therefore, the ratio becomes, what the ratio becomes, यहाँ रेशो बनाइएगा 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1,
18/1। 18 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 1 से। रेशो बराबर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां से किससे? 77 डिवाइडेड बाय आपने जो सपोज किया है एक्स। ओके, एक्स को 18 से मल्टीप्लाई किया कर लीजिएगा 18x, क्योंकि आपको कहा है जब इसमें इज इक्वल टू होता है इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, बस दैट इज इक्वल टू 77। 77 को 1 से करेंगे। ओके, x इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 18। डिवाइड होता है क्या? 8 देखना 7 7 14 नहीं होता। अब आप इसको डिवाइड किससे करेंगे? 77 11 77 नहीं होता है। 77 को डिवाइड करना है 18 से, 11 88 11 18 18 बजे 90 होता है। 18 बजे 90, 18 चौके 72, 4 जार 72, बाकी कितना बचा? 5 बचा। एंड यहाँ पॉइंट दे दिया, 0 मिल गया आपका। 18 2 जार 36 हो गया। 4 बचा, 4 नहीं बचा आपका, यहाँ आपका बचता है 14 शायद। 4 एंड 1 या 14, 0 एक और मिल गया। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 पचे 90, 18 के 102, 18 सते 18 को 8 से करते हैं आई थिंक हम। 18 को 8, 18 8 8 8 64, 8 1 806, 806 144, 7 से करना पड़ेगा। ओके, 7 8 56, 7 1 7 और 5 हो गया आपका कितना? 126। ओके, यहाँ कितना हुआ? 10 में से 6 के बाकी 4, 3 में से 2 के बाकी 1। ओके, 1 4। अब ये आगे आता जाएगा, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4.27 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, यानी हम ले Oh damn it, it was 72 किलोमीटर। हमने 72 कर दिया, it was 72। ओह, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी। मैंने गलती से 77 लिख दिया, ये 72 था। आपने कहना है अगर अगर 18 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है, उसके लिए 1 सेंटीमीटर रखा जाता है मैप पे। आपने कहना है 72 सेंटीमीटर के लिए, 72 किलोमीटर के लिए कितना रखा जाएगा? हम करेंगे, आएगा 18x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 18, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 18 चौके 72। यस, x कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। x निकलेगा आपके पास 4 सेंटीमीटर, यानी मैप पे जो आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा वो है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव 9th क्वेश्चन। काफी आसान है, सेम एज इट इज। 9th क्वेश्चन आपका कहता है, क्या है 9th क्वेश्चन? ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्या है? 9 मीटर 60 सेंटीमीटर कितना शैडो कास्ट करता है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, और पूछा क्या है? पूछा है लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। अनदर पोल, दूसरा पोल है आपके पास, उसकी लेंथ है कितनी? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। वो कितना शैडो कास्ट करेगा, ये फाइंड करना है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिलहाल, ये आएगा 9.60 सेंटीमीटर। 9.60 बोलो या 9.6, 9.6 सेंटीमीटर या 60 भी बोल सकते हो। 9.60 सेंटीमीटर ये आएगा आपका कितना? ये बनेगा आपका पॉइंट में नहीं, हम इसको लिखेंगे 900 में सीधा, 960 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 मीटर में, अब सेंटीमीटर में ही लिखेंगे ना, सेंटीमीटर में ही सबको लिख देंगे, सेंटीमीटर में ही लिख देंगे सबको। ये बनेगा 900, अरे यार 960 सेंटीमीटर, और ये बनेगा 320 सेंटीमीटर, एंड ये बनेगा आपका 1050 सेंटीमीटर। ओके, 10 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 100 को, आ जाएगा 1000, 1000 प्लस 50 1050 यानी 1050 सेंटीमीटर का आपने फाइंड करना है। ओके, इनका रेशो बनाएंगे, हम वही फाइंड करेंगे उसी तरीके से जैसे हम करते आए, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप करेंगे। चलिए, हम सपोज करेंगे, लेट the length of the shadow, let the length of the shadow, length of the shadow cast by कितना मीटर पोल है? cast by 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल बी, हाई पोल बी, x
मान के चलते हैं वो x सेंटीमीटर शेडो कास्ट करता है। चलिए देयरफॉर बनाइएगा रेशो। देयरफॉर रेशो क्या है, यहाँ इसके साथ रेशो बनाना है। 960 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 320 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वहां पे कितना है, दूसरी तरफ कितना है, 960 को इसके साथ रखा एंड यहाँ आप 1050 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, x के साथ। ओके आते हैं अब हम, अब ये कितना हो जाएगा, 560 था, 560 तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा, कहाँ से देखा मैंने क्वेश्चन यार, ये 960 कहाँ से बनता है, 9 मीटर है ही नहीं, ये 5 मीटर है यार। अरे यार क्या हो गया, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 560 मतलब हो गया 520, 500 520 520 सेंटीमीटर। अरे यार 560 है क्योंकि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा पोल, 5 मीटर 60 यानी 560। ओके 5 मीटर, ओके इसका रेशो बना लिया एंड दूसरी वो कितना शेडो कास्ट करता है, 320 सेंटीमीटर। ओके कर दीजिए उसको मल्टीप्लाई, ये आएगा 560 x इज इक्वल टू 1050 इंटू 320, x इज इक्वल टू 1050 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 560। ओके अब हम इसको जरा डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 32, 0 और 0 कैंसिल फिलहाल, बाकी कितना आता है, 7 8 जार 56 होता है, 16 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से ही होता है, 7 8 जार 56, 4 8 जार 32। अब क्या होगा, ये डिवाइड और होता है शायद, 7 1 जार अभी होता है ना, 7 1 जार करेंगे 7 7 5 जार यस, 7 1 जार 7 7 5 जार 35 7 0 जार। ओके अब करो जी, x इज इक्वल टू 154 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 0 जार 0, 4 5 जार 20, 4 1 जार 4 और 2 4 और 2 600 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 6 मीटर। कितना शेडो कास्ट करेगा ये 600 आया ना, 600 सेंटीमीटर जो कि है 6 मीटर। 6 मीटर शेडो विल बी कास्ट बाय 10 meter and 50 centimeter long pole. अब if the height of the pole which cast shadow, अब आपने फिर से कहना है, दूसरा पार्ट इसका पूछा है, दूसरे पार्ट में क्या पूछता है, दूसरे पार्ट में पूछा है 5 मीटर, अगर पोल आपका 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर, वो कितना शेडो कास्ट करेगा, सेम तरीके से आप इसको सपोज करेंगे, लेट द शेडो कास्ट बाय 5 मीटर पोल बी एक्स, यहाँ से रेशो कर लीजिए वहां से 1050 अपॉन एक्स कर दिया, सॉरी 1050 नहीं 500 अपॉन एक्स कर दिया, यहाँ अब आएगा 500 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ यही वहां आएगा 500 डिवाइडेड बाई एक्स, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका हो जाएगा। ओके अब है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जिसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कहता है ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, कितना 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में, 25 minutes में a loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes, and the next statement is how far can it travel, how far can a car travel in 5 hours। अब पूछा है 5 घंटे में, 5 hours में कार कितनी ट्रेवल करेगी, इसको भी हम सपोज करेंगे, let the distance traveled by a car be x किलोमीटर in 5 hours। यहाँ 14 किलोमीटर ट्रेवल होता है कितने 25 मिनट्स में, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट्स में नहीं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। 14 किलोमीटर ये क्या कहते हैं ट्रेवल होता है कितने घंटे में, हम इसको लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि मिनट की बात हो रही है ना, वो 60 का, क्योंकि 60 मिनट का एक घंटा होता है, 25 मिनट में चल रहा है, तो हम उसको डिवाइड, जब आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो मैंने आपको कहा है जब आप छोटे यूनिट को बड़े में लाते हैं तो डिवाइड करते हैं, 25 छोटा है उसको बड़े में लाना, आर्स में लाना तो डिवाइड करेंगे, आएगा आर्स, ठीक है ना। अब आएगा 25, यहाँ देखिए क्या होगा, कहाँ है, अब रेशो बनाएंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी ये होगा रेशो 14 अपॉन 25 डिवाइडेड बाई 60, 14 अपॉन 25 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू, वहां से है आपका 14 किलोमीटर है ना, यहाँ से है x अपॉन 5 होगा। अब यहाँ करते हैं जरा हम मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा कितना, इसको इसके साथ कर लेंगे, पहले इसको ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये आएगा 14 अपान 14 अपान मतलब 14 डिवाइडेड बाई है 25 अपान 60 इज इक्वल टू एक्स अपान 5। इस डिवाइड को आपने ये लिखा, ठीक है। 14 आएगा 14 इंटू 60 अपान 25 इज इक्वल टू एक्स अपान 5। अब करते हैं जरा हम, ठीक है ना, एक्स उधर ही रखेंगे, इस 5 को इधर लाएंगे, हम लिखेंगे 14 इंटू 60 इंटू 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होना ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इसको लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय है 25 इज इक्वल टू है आपका x। ओके, 5 1 5 5 5 25 हो गया ना, 5 5 25। अब 5 यहाँ कट किया मैंने, ठीक है, 5 1 5, यहाँ 25 था, 5 5 25, यहाँ 5, ये 5 5 कितने 60, 12 5 60 हो गया। अब 12 को करना है आपने किससे मल्टीप्लाई, 14 से। 12 को 10 से करेंगे, 14 140, 14 दूणे 28। x इज इक्वल टू 168 किलोमीटर आएगा। करेंगे ना, 14 को 12 से करेंगे, आपके पास आ जाएगा 168 किलोमीटर। सो 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा कितने घंटे में, 5 घंटे में, 168 किलोमीटर। सो ये था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यानी पहली एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे वो आपके हो गए। अब नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट आपका रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इस इनवर्स प्रोपोर्शन को कवर करेंगे हम कल वाले लेक्चर में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपना प्यार दिखाते जाइएगा। थैंक यू।